डियर स्कॉलर्स, क्लास 12th बायोलॉजी ग्रुप, मैं डॉक्टर जैदी। आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में इम्यून सिस्टम को डिस्कस करूंगा। इम्यून सिस्टम क्लास 12th के स्कॉलर्स के लिए, नीट क्लास के स्कॉलर्स के लिए और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीएससी पार्ट 2 उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इम्यून सिस्टम मीन्स डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। अगर हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है तब हम बीमार नहीं पड़ते। इम्यून सिस्टम बॉडी के अंदर आने वाले पैथोजेंस को किल कर देता है। अगर हमारी बॉडी में कोई बाहर से बैक्टीरिया, फंगल स्पोर या वायरस बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तब इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और इम्यून सिस्टम उस पैथोजन को, जो कि बैक्टीरिया, फंजाई या वायरस है, उसे किल कर देता है या इनएक्टिव कर देता है। इम्यून सिस्टम को हम डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि एक बीमारी ऐसी है, एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इम्यून सिस्टम काम नहीं करता, है ना। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम में हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है। एक और डिजीज़ ऐसी ही है जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी, SCID, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशिएंसी डिजीज। द टॉपिक इम्यून सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। इम्यून सिस्टम बर्थ से लेकर डेथ तक रहता है, लेकिन ओल्ड एज में इम्यून सिस्टम कुछ वीक हो जाता है। इम्यूनिटी, फादर ऑफ इम्यूनिटी या फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। इम्यूनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, तो फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी एडवर्ड जेनर। इम्यूनिटी दो प्रकार की है, इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी सिंस बर्थ से होती है। बर्थ से जो इम्यूनिटी काम करती है उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है। इनेट इम्यूनिटी में बैरियर्स आते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल बैरियर को स्टडी करते हैं। फिजिकल बैरियर में स्किन है और म्यूकस है। स्किन पैथोजन को हमारी बॉडी में अंदर जाने से रोकती है, तो स्किन एग्जाम्पल है फिजिकल बैरियर का। स्किन prevent the entry of pathogens into the body. म्यूकस स्लाइमी होता है। म्यूकस पैथोजेंस को ऑर्गन्स पर अटैक होने से रोकता है। म्यूकस प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जैसे एलिमेंट्री कैनाल, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब जिससे हम सांस लेते हैं, ठीक है। यूरिनोजेनेटर सिस्टम, इन सब में म्यूकस की लेयर होती है और म्यूकस की लेयर पैथोजेंस को टिश्यू पर इन्फेक्शन नहीं करने देती है, तो म्यूकस प्रिवेंट द इन्फेक्शन। तो म्यूकस रेस्पिरेटरी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल,
यूरिनोजेनेटर सिस्टम को डिफेंस करती है, प्रोटेक्ट करती है। फिजिकल बैरियर हमने स्टडी किया, आपने नोट भी कर लिया, मैं देख रहा था। फिजिकल बैरियर में क्या आता है? स्किन आता है और म्यूकस आता है, स्किन और म्यूकस। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर में सलाइवा और टीयर्स आते हैं। स्टमक में HCl, ठीक है। देखिए टीयर्स, टीयर ग्लैंड या लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर्स निकलते हैं। टीयर्स में लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। आपने देखा होगा जैसी आइस पर चोट लगती है फ़ौरन बहुत तेज़ी से, है ना, सिक्रीशन निकलता है। उस सिक्रीशन में लाइसोजाइम होता है। वो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक है। टीयर्स, है ना, टीयर्स में क्या है? लाइसोजाइम है जो एंटीबैक्टीरियल होता है, इसलिए रोना अच्छा होता है। सलाइवा, सलाइवा बक्कल कैविटी में निकलता है। सलाइवा 3 सैलिवरी ग्लैंड के सिक्रीशन को कहते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, है ना। इन ग्लैंड के सिक्रीशन को सलाइवा कहते हैं। और सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम है और थायोसाइनेट आयन है। थायोसाइनेट आयन और लाइसोजाइम दोनों ही बैक्टीरिया को किल कर देते हैं या फंगल स्पोर को किल करते हैं। तो सलाइवा प्रोटेक्ट द बक्कल कैविटी फ्रॉम द पैथोजेंस। आपने ये देखा होगा कि एनिमल्स जैसे डॉग है या कैट है या बफेलोज हैं, इनको जब चोट लग जाती है तो जहाँ पे वुंड्स या चोट का निशान होता है, ये उस जगह को जीभ से चाटते रहते हैं, क्योंकि उस जीभ में क्या होता है? सलाइवा। तो सलाइवा उस जगह पहुंच जाता है और सलाइवा में लाइसोजाइम है जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो डॉग के या किसी एनिमल के चोट वाली जगह को चाटने से उनको क्या पहुंचता है? वहाँ पे लाइसोजाइम पहुंचता है और लाइसोजाइम जो है बैक्टीरिया को किल कर देता है, जिससे वहाँ का इन्फेक्शन सही हो जाता है। इसी तरह से हमारे सलाइवा में भी लाइसोजाइम है और थायोसाइनेट आयन है जो बैक्टीरिया को किल करते हैं। स्टमक में HCl होता है और उस HCl का pH 1 to 3 होता है। इस pH पे हार्मफुल बैक्टीरिया, है ना, या इन्फेक्टिव स्पोर्स, ये सब डेड हो जाते हैं, ठीक है। तो फिजियोलॉजिकल बैरियर में सलाइवा और HCl आता है। HCl कहाँ होता है? स्टमक में होता है। सलाइवा प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ, प्रिवेंट द माइक्रोबियल ग्रोथ। हमने 2 बैरियर स्टडी किए। तीसरा बैरियर सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर, सेलुलर बैरियर में सेल्स पैथोजेंस को फैगोसाइट करती हैं। सेल्स फैगोसाइट द पैथोजेंस। पैथोजेंस में बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगल स्पोर्स हैं, है ना। तो सेलुलर बैरियर में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स आती हैं, जिसका एग्जाम्पल है न्यूट्रोफिल, और मोनोमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, जिसका एग्जाम्पल है मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही फैगोसाइटोसिस करती हैं। जहाँ पे इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन के प्लेस पर न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट पहुंचकर फैगोसाइटोसिस करती हैं। फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? फैगोसाइटोसिस मतलब होता है कि पैथोजेंस को, है ना, सेल के द्वारा इंगेस्ट कर लेना। मैं कॉमन रूप से बताऊं आपको ना, जैसे मान लीजिए हम कोई भी चीज़, है ना, बिना चबाए खा जाएं
डेट इज़ फैगोसाइटोसिस। तो सेल्स पैथोजेंस को खा जाती हैं, जिसे हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। तो सेलुलर बेरियर में पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट PMNL, इसका एग्जाम्पल क्या है? न्यूट्रोफिल। तो न्यूट्रोफिल फैगोसाइटोसिस करती हैं, मोनोसाइट फैगोसाइटोसिस करती हैं। इसके टिश्यू में मैक्रोफेज सेल्स होती हैं, मैक्रोफेज सेल्स फैगोसाइटोसिस करती हैं। कुछ ऑर्गन्स में यही मैक्रोफेज सेल्स अदर सेल्स में मॉडिफाई हो जाती हैं और फैगोसाइटोसिस करती हैं। नेचुरल किलर सेल्स फैगोसाइटोसिस करती हैं। डस्ट सेल्स, ये भी मॉडिफाइड मैक्रोफेज सेल्स हैं। डस्ट सेल्स लंग्स एल्वेलाई में होती हैं, है ना, फेफड़ों में पाई जाती हैं। कौन सी सेल्स? डस्ट सेल्स। और डस्ट सेल्स भी फैगोसाइटोसिस करती है। न्यूरोगिलियल सेल्स, न्यूरोगिलियल सेल्स या जिन्हें कहते हैं माइक्रोगिलियल सेल्स, MICROGLIA, माइक्रोगिलियल सेल्स। माइक्रोगिलियल सेल्स भी फैगोसाइटोसिस करती हैं। हिस्टोसाइट सेल्स, है ना, हिस्टोसाइट सेल्स एरिओलर टिश्यू में पाई जाती हैं और ये भी क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस करती हैं। डस्ट सेल्स लंग्स में हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। कफर सेल्स लीवर में फैगोसाइटोसिस करती हैं। कफर सेल्स, ठीक, KUPFFER, कफर सेल्स लीवर में होती हैं, फैगोसाइटोसिस करती हैं। ठीक है। ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल्स, है ना, फैगोसाइटोसिस करती हैं। और हिस्टोसाइट सेल्स एरिओलर टिश्यू में होती हैं, ये भी फैगोसाइटोसिस करती हैं। अब नेक्स्ट बैरियर है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन आते हैं। वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, है ना, डिफेंस प्रोटीन प्रोड्यूस करती है। वो डिफेंस प्रोटीन आसपास की सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाती हैं, तो उस डिफेंस प्रोटीन को कहते हैं इंटरफेरॉन। फिर सुनिए, साइटोकाइन बैरियर में इंटरफेरॉन आते हैं। इंटरफेरॉन INF, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स produces specialized antiviral protein, that is interferon, represented by INF. इंटरफेरॉन आसपास की सेल्स को वायरस के इन्फेक्शन से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। ओके, ये हो गया साइटोकाइन बैरियर। अभी जो मैंने डिस्कस किया वो इनेट इम्यूनिटी है। इनेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है, जिसमें पहला टॉपिक था फिजिकल बैरियर, इसमें स्किन और म्यूकस आता है। दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, है ना। फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपने स्टडी करी थी HCl की, सलाइवा की, जिसमें लाइसोजाइम आपने स्टडी किया था। सेलुलर बैरियर, जिसमें आपने न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स, डस्ट सेल्स को स्टडी किया। और लास्ट में साइटोकाइन बैरियर, जिसमें इंटरफेरॉन आते हैं। नेक्स्ट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में B और T लिम्फोसाइट पार्टिसिपेट करती हैं। जब पहली बार इन्फेक्शन होता है, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन जब होता है, तब इम्यून सिस्टम का प्राइमरी रिस्पॉन्स होता है, जिसकी इंटेंसिटी लो होती है। लेकिन उसके बाद जब इन्फेक्शन सेम पैथोजन का होता है, तब सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि उसमें मेमोरी सेल्स इन्वॉल्व होती हैं और इम्यून सिस्टम हाई इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी कैसी है? स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। स्पेसिफिक इम्यूनिटी
एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो इम्यूनिटी आती हैं, एक है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी, दूसरी कौन सी है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो मैं डिस्कस करता हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। आप मेरे साथ साथ डायग्राम बनाते रहें और नोट भी करते रहें तो ईजी हो जाएगा, है ना। मैंने भी बताया था आपको, जब पैथोजन बॉडी में इंटर करते हैं तो सबसे पहले फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस में मैक्रोफेज सेल्स हैं, नेचुरल किलर सेल्स हैं, डस्ट सेल्स हैं, माइक्रोगिलियल सेल्स हैं, कफर सेल्स हैं, ठीक है। देखिए ये पैथोजेंस हैं, ये पैथोजेंस हैं। पैथोजेंस बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, है ना। इन पैथोजेंस को ये मैक्रोफेज सेल्स फैगोसाइट्स कर रही हैं, ठीक है, ठीक। ये मैक्रोफेज सेल्स यानी क्या कर रही हैं? फैगोसाइट्स। देखिए ये तो मैक्रोफेज सेल्स हैं और जो मैंने ब्लू से बनाया है वो पैथोजेंस है। पैथोजन, पैथोजन में बैक्टीरिया है, वायरस हैं, फंगल स्पोर, और ये सेल्स हैं मैक्रोफेज सेल्स। तो मैक्रोफेज सेल्स क्या कर रही हैं? फैगोसाइटोसिस कर रही हैं। जब मैक्रोफेज सेल्स ने देखा कि इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है, तब मैक्रोफेज सेल्स ने, है ना, ये मैक्रोफेज सेल्स हैं, इन्होंने इंटरल्यूकाइनिन फर्स्ट रिलीज करना शुरू कर दिया। सेल्स कौन सी है? मैक्रोफेज सेल्स। ये क्या रिलीज कर रही है? इंटरल्यूकाइनिन फर्स्ट। देखिए इंटरल्यूकाइनिन फर्स्ट है, ये इंटरल्यूकाइनिन फर्स्ट इसने रिलीज किया। इंटरल्यूकाइनिन फर्स्ट, ओके। मैक्रोफेज सेल्स produces interleukin first which activate the helper T lymphocytes। इसने helper T lymphocytes को एक्टिवेट कर दिया। ये helper T lymphocytes को इसने एक्टिवेट किया, ठीक है। इसका नाम है helper T लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट ने रिलीज किया इंटरल्यूकाइनिन सेकेंड, ठीक है। ये क्या रिलीज कर रही है? इंटरल्यूकाइनिन सेकेंड्स। इंटरल्यूकाइनिन सेकेंड, इंटरल्यूकाइनिन सेकेंड डेवलप करती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी, ठीक है। देखिए मैक्रोफेज सेल फैगोसाइटोसिस कर रही थी। जब इन्फेक्शन बढ़ता गया तो मैक्रोफेज सेल्स ने इंटरल्यूकानिन फर्स्ट रिलीज किया। इंटरल्यूकानिन फर्स्ट ने हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट किया। हेल्पर टी सेल ने इंटरल्यूकानिन सेकेंड रिलीज किया और इंटरल्यूकानिन सेकेंड ने, है ना, एक्टिवेट की बी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। इनका नाम क्या है? बी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल में बदल गई।
प्लाज्मा सेल बन गई। ठीक है, प्लाज्मा सेल है ये। प्लाज्मा सेल ने रिलीज करी एंटीबॉडी, आईजी कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी, IgA। ये क्या रिलीज कर रही है? एंटीबॉडी। IgM, ठीक है। IgE एलर्जिक रिएक्शन में, है ना, प्रोड्यूस होती हैं और IgD, एक और बच्ची कौन सी बची है? IgG। देखिए, IgG। तो प्लाज्मा सेल ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी, IgM, IgE, IgG, IgA, IgD। इनको हम बोलते हैं एंटीबॉडीज। ये हैं एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ रिएक्शन करती है। तो यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, है ना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन में न्यूट्रलाइजेशन आता है, ऑप्सोनाइजेशन आता है, एग्लूटिनेशन आता है। ठीक है, और यहाँ पे एंटीजन, है ना, एंटीजन मीन्स माइक्रोब्स, है ना, किल हो जाते हैं। टू किल एंटीजन और माइक्रोब्स। इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, है ना, इन्फेक्शन क्या हो गया? यहाँ पे कंट्रोल हो गया। जब यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, है ना, तब बी लिम्फोसाइट माइग्रेट टू द लिम्फ नोड्स, है ना। जब ये लिम्फोसाइट्स, है ना, बी सेल्स, ये माइग्रेट कर जाती हैं लिम्फ नोड्स को। ठीक है, तो ये माइग्रेट कर गई कहाँ पे? लिम्फ नोड्स। माइग्रेट टू लिम्फ नोड्स, और वहाँ पर जाके ये स्टोर हो गई, स्टोर एज मेमोरी सेल, एज मेमोरी सेल, है ना, फॉर फ्यूचर यूज, मतलब सेकेंडरी रिस्पॉन्स के लिए। ओके, ये पढ़ रहे थे आप ह्यूमरल इम्यूनिटी। अब हम पढ़ते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। देखिए, मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। मैक्रोफेज पैथोजन को फैगोसाइट कर रही हैं, इन्फेक्शन बढ़ रहा था, मैक्रोफेज ने रिलीज की इंटरल्यूकानिन फर्स्ट। इंटरल्यूकानिन फर्स्ट एक्टिवेट द हेल्पर टी सेल। इंटरल्यूकानिन फर्स्ट ने हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट किया। हेल्पर टी सेल ने, है ना, CMI इम्यूनिटी को डेवलप किया। तो देखिए, हेल्पर टी सेल ने किलर टी सेल को
हेल्पर टी सेल एक्टिवेट जब हो जाती है तब ये किलर टी सेल को एक्टिवेट करती है। कौन सी सेल है? किलर टी सेल्स। ठीक है, किलर टी सेल्स फैगोसाइटोसिस शुरू कर देती हैं। ये किलर टी सेल्स हैं, ये पैथोजेंस हैं। ये क्या है? पैथोजन, बैक्टीरिया या वायरस जो भी है ना, ये उसको क्या कर रही हैं? फैगोसाइटोसिस कर रही हैं। ठीक है, ठीक है, फैगोसाइटोसिस कर रही हैं। तो किलर टी सेल फैगोसाइट्स द पैथोजेंस, किलर टी सेल फैगोसाइट द पैथोजेंस। ठीक है, जब पैथोजेंस कंट्रोल हो गए, पैथोजेंस की संख्या खत्म हो गई, रेड्यूस हो गए, मर गए, तब किलर टी सेल तब भी एक्टिव रहती है। तो इसको रोकने के लिए आती हैं सप्रेसर टी सेल्स, है ना। जब क्या हो गया? इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया। देखिए, इन्फेक्शन कंट्रोल, जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया तो इसको रोकने के लिए सप्रेसर टी सेल आती हैं। देखिए, इसका नाम है सप्रेसर टी सेल। ये जाती इसको रोकती है ना। अब ये माइग्रेट कर जाती हैं, माइग्रेट टू लिम्फ नोड्स, है ना, लिम्फ नोड्स, माइग्रेट टू लिम्फ नोड्स। ठीक है, ये माइग्रेट कर गई लिम्फ नोड्स में और ये यहाँ पे स्टोर हो जाती हैं जाके एज ए मेमोरी सेल्स। ठीक है, स्टोर एज मेमोरी टी सेल फॉर फ्यूचर यूज, फॉर फ्यूचर यूज। ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज। ओके, ये हो गया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। मैं इसे एक बार फिर समझाता हूँ आपको, देखिए समझिए आप। हम पढ़ रहे थे इस वक्त एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्या पढ़ना है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी रिस्पॉन्स, सेकेंडरी रिस्पॉन्स आता है। जब फर्स्ट इन्फेक्शन होता है तो जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है वो प्राइमरी है, और जब ये दोबारा सेम इन्फेक्शन होता है तब जो बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स का हाई इंटेंसिटी होती है। देखिए, एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक इम्यूनिटी है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट पार्टिसिपेट करती हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह की है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। पैथोजेंस टिश्यू में इंटर करते हैं या बॉडी के अंदर आते हैं, मैक्रोफेज सेल्स फैगोसाइटोसिस करती हैं। ठीक है, जब इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं होता है तो मैक्रोफेज सेल्स रिलीज इंटरल्यूकाइनिन फर्स्ट। इंटरल्यूकाइनिन फर्स्ट हेल्पर टी सेल को जाके एक्टिवेट करती हैं। हेल्पर टी सेल रिलीज, है ना, इंटरल्यूकाइनिन सेकेंड। इंटरल्यूकाइनिन सेकेंड स्टिमुलेट द बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जाके एक्टिवेट करती हैं
और बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल में बदल जाती हैं। प्लाज्मा सेल, देखिए प्लाज्मा सेल की प्रेजेंस ये शो कर रही है कि इन्फेक्शन है। अगर ब्लड में प्लाज्मा सेल्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया। ठीक है, तो प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। आईजी इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं सेम आईजी को। तो एंटीबॉडीज़ कितनी तरह की? 5 तरह की हैं, आईजीएम, आईजीई, आईजीए, आईजीडी। आईजीएम, आईजीई, आईजीजी, आईजीए, आईजीडी। एंटीबॉडी एंटीजन को किल करती है। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्सोनाइजेशन, एग्लूटिनेशन और प्रिसिपिटेशन। ठीक है, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुई, एंटीजन की डेथ हो गई। जब इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया तब बी लिम्फोसाइट माइग्रेट टू द लिम्फ नोड्स वेयर दे स्टोर एज ए मेमोरी सेल्स। तब ये बी लिम्फोसाइट्स है ना लिम्फ नोड्स को माइग्रेट कर जाती हैं और वहाँ जाकर मेमोरी सेल के रूप में स्टोर हो जाती हैं, है ना, फॉर फ्यूचर यूज़। अब ये जो मेमोरी बी लिम्फोसाइट है, अगर यही इन्फेक्शन दोबारा से सेम होता है ना, तब ये मेमोरी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स सीधे ही इन्फेक्शन को, पैथोजन को किल कर देंगी। जैसे ये ह्यूमरल इम्यूनिटी डेवलप हुई थी, सपोज करो, है ना, टाइफाइड के अगेंस्ट। ठीक, तो दोबारा से अगर साल्मोनेला टाइफी बॉडी के अंदर इंटर करता है, बॉडी में आता है, तो ये पूरा प्रोसेस नहीं चलेगा। सीधे ही जो मेमोरी सेल्स है बी लिम्फोसाइट्स, ये जाके उस बैक्टीरिया को मार देगी। ठीक है, दूसरी इम्यूनिटी है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना, बड़ी डिजीज़ के लिए उत्पन्न होती हैं जो ज़्यादा हार्मफुल होती हैं या लीथल होती हैं। ठीक है, तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में देखिए मैक्रोफेज ने रिलीज़ किया इंटरल्यूकिन फर्स्ट। इंटरल्यूकिन फर्स्ट ने हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट किया, हेल्पर टी सेल ने किलर टी सेल को एक्टिवेट किया और किलर टी सेल ने फेगोसाइटोसिस शुरू कर दी। किलर टी सेल फास्ट फेगोसाइटोसिस करती हैं। किलर टी सेल ने पैथोजेंस को किल करना शुरू कर दिया। जब पैथोजन की संख्या ख़त्म हो गई, इन्फेक्शन कंट्रोल हो गया, तो सप्रेसर टी सेल जाके किलर टी सेल को इनएक्टिव करती हैं और फिर किलर टी सेल माइग्रेट कर जाती हैं लिम्फ नोड्स को और वहाँ जाके मेमोरी टी सेल के रूप में स्टोर हो जाती हैं। मेमोरी टी सेल के फॉर्म में ये स्टोर हो जाती हैं। अगर दोबारा से ये इन्फेक्शन होता है तब ये मेमोरी टी सेल्स उन पैथोजन को जाके डायरेक्ट किल कर देती हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं जिसमें हम ऑर्गेन को ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे आइज़, हार्ट, लीवर, किडनी। इन ऑर्गेन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। अगर हमने किसी आदमी में, किसी पेशेंट्स में किडनी को ट्रांसप्लांट किया है और जैसे हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं, है ना, तो सेम MHC होना चाहिए उनका। मतलब किडनी हम जब ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और अगर ट्रांसप्लांट ऑर्गेन रिजेक्ट कर रही है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ना ग्राफ्टेड ऑर्गेन को रिजेक्ट करती है। ठीक है, अगर हम किसी की बॉडी में कोई ऑर्गेन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं और वो ऑर्गेन रिजेक्ट हो गया, ग्राफ्टेड नहीं हो रहा है ना, तो कौन सी इम्यूनिटी काम कर रही है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिजेक्ट द ग्राफ्टेड ऑर्गेन। ठीक है, देखिए जैसे हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, है ना, तो सेम होना चाहिए, है ना, उसमें प्रोटीन्स होती हैं MHC जो कि सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है ना, इसीलिए हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम ब्लड रिलेशन में लेकर ट्रांसप्लांट करते हैं। ठीक है, और अगर किडनी मैच नहीं कर रही है तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो ट्रांसप्लांट ऑर्गन है उसको रिजेक्ट कर देगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है नीट में,
कि ग्राफ्टेड ऑर्गेन रिजेक्टेड बाय विच इम्यूनिटी, ग्राफ्टेड ऑर्गेन या ट्रांसप्लांट ऑर्गेन रिजेक्टेड बाय विच इम्यूनिटी। तो आंसर क्या होता है इसका, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, CMI। तो यहाँ पे इम्यूनिटी कंप्लीट हुआ। पहली इम्यूनिटी थी इनेट इम्यूनिटी, दूसरी थी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। ये मैं आपको शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, इसका डिटेल दूसरी वीडियो में होगा। एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी हम डेवलप करते हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। एक्टिव इम्यूनिटी और दूसरी कौन सी है, पैसिव इम्यूनिटी। देखिए एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे पोलियो की वैक्सीन है, BCG वैक्सीन है, DPT वैक्सीन है, DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हम पैथोजेंस को, जो पैथोजेंस होते हैं है ना, उनको किल करके या इनएक्टिव करके है ना, या उनको इतना वीक कर देते हैं कि वो फिर एक्टिव नहीं हो पाते, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है और उसके अगेंस्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही एंटीबॉडी डेवलप होती है। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको कि जैसे हमें है ना DPT वैक्सीन को हमने इंजेक्ट किया, तो DPT में क्या है, डिप्थीरिया का, पर्ट्यूसिस का, टिटनेस का जो बैक्टीरिया है ना, उसको हमने किल कर दिया है ना, उसको बिल्कुल इनएक्टिव कर दिया। तो इनएक्टिव पैथोजेंस को हम बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, इनएक्टिव पैथोजेंस को, ठीक है, बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया हमने। तो जब पैथोजन चूँकि इनएक्टिव है तो डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन उसे मैक्रोफेज सेल्स फेगोसाइट्स करती हैं। फिर मैक्रोफेज सेल्स है ना ह्यूमरल इम्यूनिटी को डेवलप करती हैं। बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा सेल बनती हैं, प्लाज्मा सेल एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और उस इनएक्टिव पैथोजेंस को किल कर देती हैं, और फिर बी लिम्फोसाइट जाके मेमोरी सेल के रूप में स्टोर हो जाती हैं। ये हमारी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई। अब है ना फ्यूचर में अगर सेम पैथोजन इंटर करता है तो जो मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स हैं वो जाके उसको किल कर देती है। एक्टिव इम्यूनिटी को सिर्फ एक ही बार डेवलप किया जाता है। ये लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी है, ये लॉन्ग लाइफ इम्यूनिटी है। दूसरी होती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में हम एंटीबॉडीज़ को है ना किसी और एनिमल की बॉडी में डेवलप करते हैं, है ना। जैसे हमें रेबीज़ की वैक्सीन बनानी है तो रेबीज़ के वायरस को हम है ना रैबिट में या लैम्ब में इंजेक्ट करते हैं, है ना। रैबिट में इंजेक्ट कर देते हैं या लैम्ब में इंजेक्ट कर देते हैं, है ना। जैसे भेड़ का बच्चा लैम्ब, उसमें इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, या रैबिट में इंजेक्ट कर देते हैं। और जब वो पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड हो जाता है तो उसके हम सीरम को बाहर निकाल लेते हैं। उस सीरम में एंटी रेबीज़ होती है ना, एंटी रेबीज़ क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ होती हैं। अब जब ह्यूमन को रैबिट डॉग बाइट करता है तो जो हमने रैबिट के प्लाज्मा से रेबीज़ की एंटीबॉडीज़ निकाली थी उसको इंजेक्ट कर देते हैं। ये कहलाती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी शॉर्ट टर्म के लिए होती है। जितनी बार इन्फेक्शन होता है उतनी बार हमें पैसिव इम्यूनिटी देनी पड़ती है, ठीक है। स्नेक वेनम की भी हम पैसिव इम्यूनिटी बनाते हैं। हम करते क्या हैं, स्नेक वेनम को हॉर्स की बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, और जब हॉर्स की बॉडी में स्नेक वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, हॉर्स पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड हो जाता है, तब हम हॉर्स के ब्लड से उसका सीरम निकाल लेते हैं और उस सीरम को हम यूज़ करते हैं, है ना, वैक्सीन के फॉर्म में। जब स्नेक या पॉइजनस स्नेक ह्यूमन को बाइट करता है तब हम है ना एंटी वेनम को, जो कि हमने हॉर्स की बॉडी में बनाया था, उसको इंजेक्ट कर देते हैं। तो पैसिव इम्यूनिटी हम है ना किसी और एनिमल की बॉडी में डेवलप की जाती है।
मैंने बताया ना, रेबीज़ वैक्सीन जो है वो पैसिव इम्यूनिटी है। रेबी डॉग ने काटा, जाके हमने क्या कराया, जैसे रेबी डॉग ने काट लिया, अब वो आदमी जाता है हॉस्पिटल में और रेबीज़ की वैक्सीन लगवाता है, लौट के घर आया, रेबी डॉग ने फिर काट लिया, ठीक, तो उसे फिर जाना पड़ेगा वापस हॉस्पिटल में, फिर जाके उसे रेबीज़ वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। मतलब जितनी बार रेबी डॉग काटता रहेगा उतनी बार उसे वो वैक्सीनेशन लेना पड़ेगा। इसीलिए आपने देखा होगा टिटनेस का जो हम वैक्सीनेशन करते हैं तो बार बार करते हैं, लेकिन जैसे डीपीटी है वो एक्टिव इम्यूनिटी है ना, वो सिर्फ लाइफ में एक बार डेवलप की जाती है। पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल आपने और पढ़ा था, है ना, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जो मदर का मिल्क होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर जिसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं, वो चाइल्ड में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करता है। मदर से IgA, है ना, एंटीबॉडी मिल्क के थ्रू या कोलोस्ट्रम के थ्रू चाइल्ड में जाती है, इन्फेंट्स में जाती है और पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का, इसका डिटेल नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू। ये मेरा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग मुझे बड़े सपोर्ट भी कर रहे हैं, इसके लिए आपका थैंक यू। और मेरी वीडियो लेक्चर को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।